हेलो बच्चों, आज हम नागार्जुन द्वारा रचित उनकी कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल दोनों का अर्थ समझेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता चले गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 2 साल अपने देश से बाहर रहने के बाद 1938 में वह अपने देश वापस लौट आए। नागार्जुन घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी थे। इन्होंने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की है। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। इनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली के अलावा नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत भाषा में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में एक छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर किसी भी सहृदय व्यक्ति के मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसी का कवि नागार्जुन ने अपनी कविता में अलंकारिक वर्णन किया है। कवि के अनुसार ये सुंदरता कठोर से कठोरतम मन को भी पिघलाकर मोम बना सकती है। बालक की इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता और मादकता उस समय और आकर्षित हो जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन भी समाहित हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं ये कविता यह दंतुरित मुस्कान। जब बच्चे के नए छोटे छोटे दांत उगाते हैं तब उसकी मुस्कान बड़ी मनमोहक लगती है। इसी को कवि ने दंतुरित मुस्कान कहा है। कवि बच्चे को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे नए उगाए दांतों से युक्त ये मनमोहक मुस्कान जीवनदायिनी है, जो किसी मृत शरीर में भी जान डाल देगी। अर्थात यदि उदास और निराश व्यक्ति भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता और आनंद से खिल उठे। धूल और मिट्टी से सने तुम्हारे ये अंग देखकर लगता है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हो। यहाँ पर कवि ने बालक की तुलना कमल के समान की है कि जिस प्रकार कीचड़ में खिलने पर भी कमल का फूल बेहद ही प्यारा लगता है, देखकर कहते उसी प्रकार तुम धूल मिट्टी में सने होने पर भी, धूल में लिपटे होने पर भी बहुत ही तुम्हें कोई भी कठोर पत्थर के समान व्यक्ति भी अगर गोद में ले ले तो वह भी पिघल कर कोमल हृदय का बन जाएगा। बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं कि किसी को भी उन पर प्यार आ जाए। कवि कहते हैं कि मैं एक खोखले बांस की तरह हूँ। जिस प्रकार एक बांस भीतर से खोखला होता है, उसी प्रकार मैं भी भावहीन हूँ। मेरा स्वभाव बबूल के कांटे की तरह है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला। अर्थात मेरे अक्खड़ स्वभाव के कारण किसी को भी कुछ भी बुरा लग जाता है, किंतु जब से तुम्हारा स्पर्श किया है मेरा स्वभाव शेफालिका की लता की भांति फूल बरसाने वाला हो गया है। अर्थात मैं कोमल हृदय के समान हो गया हूँ और मेरे स्वभाव में भी परिवर्तन आया है। कवि बच्चे से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तुम शायद अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए बिना पलक झपकाए मेरी ओर देख रहे हो। अर्थात कवि को ये लगता है कि अगर बच्चे को उसके रूखे स्वभाव का पता चल जाता तो वह उसकी तरफ देखता नहीं। बच्चे का यही भोलापन और समान भाव ही व्यक्ति के कठोर हृदय को पिघलाकर मोम बना देता है। कवि बच्चे से कहता है कि तुम मेरी ओर देखते देखते शायद थक गए हो, तो मैं ही अपनी नजर तुमसे हटा लेता हूँ। मेरा और तुम्हारा परिचय पहली बार में ही ठीक से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ अगर तुम्हें जन्म देकर इस संसार में न लाई और न जान पाता, तो तुम्हारा और तुम्हारी ये छोटे दांतों वाली मुस्कान भी नहीं देख पाता। कवि कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हैं। बालक को धन्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे देखकर एक हताश निराश व्यक्ति भी उत्साह से बढ़ जाता है, और माँ को इसलिए धन्य कहा गया है क्योंकि उसी ने ऐसे मनमोहक बालक को जन्म दिया है। मैं तो अपने देश से दूर परदेश में इधर उधर घूमता रहा हूँ, इसीलिए तुमसे पराया सा हो गया हूँ। मैं तो यहाँ अतिथि के समान कभी कभी ही आता हूँ, इसलिए मुझसे तुम्हारा कम ही संपर्क रहा है। अपनी माँ की उंगलियों को धन्य है तुम और तुम्हारी समय तुम्हें पंचामृत के स्वाद जैसा आनंद मिलता है,
क्योंकि उनमें माँ का वात्सल्य प्रेम छिपा है। जब तुम मुझे अपनी कनखियों से देखते हो और तुम्हारी और मेरी आंखें आपस में मिलती हैं, तब तुम्हारे नए उगाए दांतों वाली ये मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मुस्कान मेरे मन को मोह लेती है। तो ये था पहली कविता का अर्थ, और अब हम पढ़ेंगे दूसरी कविता, फसल। फसल का नाम सुनते ही हम लहलहाते खेतों के बारे में सोचने लगते हैं, मगर इस बात पर हम सोचते ही नहीं कि आखिर फसल को पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। कवि ने इसी के बारे में अपनी कविता फसल में बताया है। प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक सहयोग और समन्वय के द्वारा ही नव सृजन संभव है। ये संदेश भी कवि ने अपनी इस कविता में दिया है। कवि के अनुसार खेतों में लहलाती फसल एक या दो की नहीं, वरन अनेक नदियों के पानी का फल है, क्योंकि पानी के बिना तो खेती करना असंभव है। इस करोड़ों हाथों का परिश्रम होता है, अर्थात फसल उपजाने में करोड़ों किसानों की रात दिन की मेहनत होती है। खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए हजारों खेतों की मिट्टी की अपनी एक विशेषता होती है, जो कि फसल उगाने में सहायक होती है। स्वयं द्वारा किए गए प्रश्न फसल क्या है का स्वयं ही उत्तर देते हैं कि फसल और कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है, किसानों मजदूरों के हाथों का परिश्रम है। भूरी, काली, सोने के समान अलग अलग मिट्टी की विशेषता इस फसल में समाहित है। अनाज की सुनहरी चमकती बालियां सूरज की किरणों के परिवर्तन से है, जिसमें हवा की थिरकन भी शामिल है। इस कविता में कवि नागार्जुन ने फसल तथा इसे पैदा करने में अनेक तत्वों के योगदान की बात कही है, जैसे पानी, मिट्टी, सूर्य की किरणें, हवा और किसानों की मेहनत, जिनके सहयोग से खेतों में फसलें लहलहाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दोनों कविताओं का अर्थ समाप्त होता है। वीडियो पसंद